तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सारे एकदम चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त होंगे। और आज वाली अपनी जो वीडियो है इसके अंदर मैं आप लोगों से बात करूँगा आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी, क्योंकि देखो एक कमेंट आया था, मैंने देखा था कि सर न्यूमेरिकल्स नहीं कराओगे यार। बिल्कुल हर एक चीज़ आपको मैं करवाने वाला हूँ यहाँ पे। और दूसरी बात, एक और कमेंट मुझे ऑफलाइन ये मिला था कि मैं यूनिट वाइज करवा रहा हूँ, चैप्टर वाइज नहीं करवा रहा। देखो ऐसी कोई बात नहीं, पूरा एकदम चैप्टर वाइज आपको करवा रहा हूँ। डिट्टो आप अपनी बुक से जो है वो मैच कर सकते हो। यहाँ पे जो बुक है, अब कई जनों की ये शिकायत है कि सर लॉकडाउन के अंदर स्कूल वालों से तो हमें बुक अलॉट हुई नहीं, न बाहर मिल रही, तो ऐसे में क्या करें। तो देखो आज वाले अपनी जो वीडियोस के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको एक लिंक दूंगा जहाँ पे जाके आप जो आपकी बुक है उसको डाउनलोड कर सकते हो। साथ में यहाँ पे मैं एनिमेशन भी आपको दिखा रहा हूँ, तो उससे आप समझ जाओगे ये डाउनलोड करनी किस प्रकार से। ठीक है, बढ़ते हैं। देखो आपके बुक के अंदर जो न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है, तो सबसे पहला न्यूमेरिकल आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर है, उसकी अपन बात करते हैं। न्यूमेरिकल क्या कहता है कि कोई धातु का गोला है जिसको 1 कूलाम आवेश से आपको करना है धनावेशित। तो धनावेशित करने के लिए इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। देखो मैं पहले आपको कुछ बताना चाहूँगा। मान लो ये कोई धातु का वो गोला है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसको 1 कूलाम आवेश से धनावेशित करना है। अब धनावेशित करने का मतलब क्या है, मैंने आप सबको बताया था कि परमाणु के जो नाभिक है उससे हम कभी भी प्रोटॉन को न निकाल सकते हैं, न उसके अंदर कोई प्रोटॉन अदर से ऊपर से डाल सकते हैं। अब उसको धनावेशित करना, धनावेशित करने का मतलब क्या है, असल में उसके जो इलेक्ट्रॉन है ना, उससे वो इलेक्ट्रॉन निकाल लें। अब कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे जिससे कि उसके ऊपर धनावेश आए, और कितना आए, 1 कूलाम के बराबर उसके ऊपर धनावेश आए। तो इसको देखो अपन यहाँ पर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज, आप जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करते हो तो आपको एक निश्चित फॉर्मेट होता है जिसके अंदर यदि आप काम करते हो तभी आपको एग्जाम में नंबर मिलते हैं। फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले आप लोग लिखोगे जो भी आपको दिया जाएगा। तो दिया क्या है आपको कि 1 कूलाम आवेश से आपको आवेशित करना है, यानी आपको Q की वैल्यू दे दी, कितनी है, 1 कूलाम। ठीक है, ये आप सभी को पता है। एक चीज और, जो कल वाली वीडियो के अंदर अपन ने, शाम वाली जो कल वीडियो थी उसके अंदर अपन ने आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत अपन ने पढ़ा था। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या कहता है, वो कहता है Q = Ne। ये फॉर्मूला क्या है हम जानते हैं। अब देखो अपन से इसने पूछा क्या कि कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो देखो n जो है ना वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, यानी हमसे जो चीज पूछी है वो कौन सी, ये n है। अब इस Q की वैल्यू अपन को दे रखी है 1 है। E की वैल्यू हम सभी जानते हैं, मैंने आप सभी को बताया था, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसको सभी को ध्यान में रखना है। कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसमें कोई समस्या है ही नहीं किसी के। तो आपको देखो डायरेक्टली यहाँ से n की वैल्यू निकालने, नॉर्मल मैथमेटिक्स है, कुछ भी नहीं करना आपको। इस n की वैल्यू निकालने तो n को तो यहीं रखो, इस e को पक्षांतरण करोगे तो यहाँ पे तो गुणा में इधर आके इसके बट्टा में आ जाने वाला है। तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला क्या बन गया, n = Q/E। बस अब खाली और खाली हम मान रखेंगे इसके अंदर और उत्तर निकाल देंगे। कैसे, देखो n बराबर Q की वैल्यू कितनी, 1, E की वैल्यू कितनी, ये रही 1.6 × 10⁻⁻19। अब आप में से कई जने सोच रहे होंगे यहाँ पे तो मैंने आगे माइनस लगाया है और यहाँ पे माइनस लगाया नहीं, ऐसा क्यों। देखो हम लोग संख्या निकाल रहे हैं, संख्या के अंदर माइनस प्लस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अभी एक अपन आगे न्यूमेरिकल करेंगे उसके अंदर अपन से ये पूछेगा कि आवेश की प्रकृति बताओ। तो जब प्रकृति अपन को पता नहीं होगी तब वहां पर अपन माइनस साइन का यूज करेंगे, जिससे अपन को पता चलेगा कि ऋण आवेश है यहाँ पे। ठीक है, फिलहाल ये इतना है। अब देखो आप 1 के अंदर डिवाइड करोगे 1.6 का, तो लगभग आपके पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी 6.25 के अराउंड, और यहाँ पर 6.025 के अराउंड ऐसा कुछ आएगी। और फिर आप जब इसको सोल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 6.25 × 10⁻18। देखो ये ऊपर जाएगा तो पावर प्लस की हो जाएगी, और चूंकि ये केवल और केवल एक संख्या है तो इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होगा। जो भी आपका फाइनल रिजल्ट आता है तो इसको आपको एक बॉक्स के अंदर बंद करना होता है, और यही क्या है, आपका उत्तर है। यानी अगर आपको किसी गोले को 1 कूलाम धनावेश से आवेशित करना है तो आपको इतने इलेक्ट्रॉन जो है वो इस गोले से निकालने होंगे। सिंपल सा था, पहला न्यूमेरिकल हो चुका। दूसरे न्यूमेरिकल पे मूव होता है, मैं फटाफट बोर्ड को करता हूँ क्लियर। तो देखो जो आपका दूसरा न्यूमेरिकल है वो कितना सिंपल सा है। इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, आपको अगला बोल रहा है कि कोई एक वस्तु है या कोई एक गोला है जिसको आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिए, और इलेक्ट्रॉन देने से उसके द्रव्यमान के अंदर वृद्धि होती है। जब भी द्रव्यमान में अपन वृद्धि को दर्शाते हैं तो अपन दर्शाते हैं इसको ΔM से। ठीक है, ये कितनी हो जाती है, अगले ने बताया 9.1 नैनोग्राम। इतनी इसके आवेश के अंदर क्या होगी, वृद्धि हो चुकी। अब ये अपन से पूछ रहा है कि तो बताओ हमने इसको एक तो कितने इलेक्ट्रॉन दिए, दूसरी बात ये पूछ रहा है
इतने इलेक्ट्रॉन इसको देंगे अगर अपन, तो इसके आवेश में कितनी वृद्धि होगी और आवेश की प्रकृति क्या होगी। तो देखो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो आवेशित करने का मतलब होता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु के ऊपर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसके द्रव्यमान में कमी आती है और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है। तो देखो सिंपल सी यहाँ पर यह अगला बोल रहा है कि आपका जो द्रव्यमान है वस्तु का वो बड़ा है। कितना बड़ा? 9.1 नैनोग्राम बड़ा है। तो जब आवेश बढ़ा है इसका मतलब सीधी सी बात है इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन इसने लिए होंगे, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगला अपन से न्यूमेरिकल के अंदर जो एक चीज पूछ रहा है वो ये है कि कितने संख्या में इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। अपन ने मान लिया, देखो पहली चीज तो ये जो ये नैनोग्राम दे रखा है ना, इसको आपको केजी में बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम जो भी काम करेंगे फिजिक्स के अंदर तो जो ऐसा ही मात्रक होता है द्रव्यमान को होता है किलोग्राम। तो सबसे पहले इसको अपन किलोग्राम में बदलने की कोशिश करते हैं। आप सबको पता है जो नैनो होता है, नैनो कितना होता है 10⁻⁹ मीटर, सॉरी 9 kg, 9.1 इंटू 10⁻⁹। अभी क्या हुआ है, ये ग्राम हुआ है, लेकिन हमको इसको किलोग्राम में बदलना है। जब भी ग्राम को किलोग्राम में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो अपन क्या करते हैं 10⁻³ और कर देते हैं। अब ये क्या बन गया, केजी बन गया। जब मैं इसको पूरा सोल्व करता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 9.1 इंटू, देखो जब आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती है, तो 10⁻12 kg। तो ये क्या आ गया, उस वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि आ गई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण। अब अपन से जो चीज पूछी उसके ऊपर हम आ जाते हैं। देखो अपन से क्या पूछा है, कितने इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर स्थानांतरित हुए। अब हम सभी को पता है द्रव्यमान में वृद्धि कितनी हुई है, डेल्टा एम हुई है। किसके कारण से हुई है, इलेक्ट्रॉन को लेने के कारण से हुई है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने लिए हैं, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो आप सबको पता है। देखो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यदि मैं मान लूं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी me है, कितने इलेक्ट्रॉन अपन ने लिए, मान लिया अपन ने n इलेक्ट्रॉन लिए, तभी तो ये डेल्टा एम हुआ ना। यानी इस डेल्टा एम के आने का कारण क्या है, अपन ने m द्रव्यमान के n इलेक्ट्रॉन इस वस्तु को स्थानांतरित किए, और जब हमने n इलेक्ट्रॉन इस वस्तु को दिए तब इसके द्रव्यमान कितनी आ गई, डेल्टा m की वृद्धि हो चुकी। तो ये अपने पास देखो फॉर्मूला बन गया। अब यहां से अपन को क्या चीज पूछी, इसने इस n का मान पूछा ना, कितने इलेक्ट्रॉन दिए या इस वस्तु ने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तो इस n का मान अपन को निकालना है। अब आप कहोगे कि सर डेल्टा m का मान तो हमें दे रखा है, क्या me का मान हमें पता है? बिल्कुल पता होना चाहिए आपको। देखो me होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आज के बाद आप सभी याद रखना कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये है आपके एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब इसका मान अपन को पता है, इसका पता है, इसका एक का नहीं पता तो इसका निकाल लेंगे। n का मान निकालना है, यहाँ पर ये me गुणा में है, इसको अपन इधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा, अर्थात n के लिए आपका फॉर्मूला बन गया डेल्टा m बटा me। ठीक है, अब मान रखते हैं फटाफट, n इक्वल्स टू डेल्टा m की वैल्यू ये रही 9.1 इंटू 10⁻12 बटा me की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31। अब देखो 9.1 से तो 9.1 सीधा चला गया, अब 10⁻31 ऊपर आएगा तो 10⁻31 हो जाएगा। और आप सभी को पता है जब आधार समान होता है तो घाते आपस में जुड़ते हैं। देखो 10⁻12 तो ऊपर बच रहा है, ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा गुणा के अंदर, और पावर जो पहले माइनस की थी वो हो गई प्लस की। अब 31 में से आप घटा दो 12 को, तो 10⁻19, यानी इतने जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस वस्तु के ऊपर क्या हुए, स्थानांतरित हुए हैं। ठीक है, ये अपना पहला उत्तर आ गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। दूसरा जो सवाल इसी के अंदर इसने अपन से पूछा है वो ये पूछ रहा है अगला, कि ये जो इलेक्ट्रॉन इसको दिए हैं, इलेक्ट्रॉन देने से वस्तु के आवेश में कितनी वृद्धि हुई और आवेश की प्रकृति बताओ। तो देखो आवेश की प्रकृति तो आप सबको पता चली गई होगी, जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसी वस्तु के ऊपर तो हमेशा उसके ऊपर ऋणावेश आएगा, तो यानी उस वस्तु की जो आवेश होगा उसकी प्रकृति तो होगी ऋणावेश। लेकिन आवेश का मान कितना है, इसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला, इससे तुरंत पहले जो अपन ने न्यूमेरिकल किया था सेम टू सेम उसी प्रकार से होगा। क्या, Q इक्वल्स टू होता है Ne। ठीक है, सभी को पता है। आपको इस Q की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू देखो आपको अभी भी पता चल चुकी, कितनी है 10⁻+19। E की वैल्यू, E क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान है, जो कि आप सभी को पता भी होना चाहिए कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम, जिसको अपन बार बार यूज़ कर भी रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो n की वैल्यू 10⁻19 इंटू E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ये तो है इलेक्ट्रॉन का आवेश E और ये है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये तो द्रव्यमान है और ये है आवेश। तो Q इक्वल्स टू देखो 10⁻+19 है, यहाँ पे -19 कट चुका, कितना है 1.6। तो ये क्या आ गया, आपके पास आवेश का मान आ गया। इतना आवेश इस वस्तु के ऊपर जिस पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है आ जाएगा इसके ऊपर।
ठीक है, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था, दूसरा भी। अब तीसरे फटाफट अपन मूव होते हैं। तो अब जो आपका अगला न्यूमेरिकल आता है वो न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल सा है। वो कहता है 250 ग्राम जल के अंदर जो आपके धनावेश और ऋणावेश है इनकी संख्या याद करो। तो आप सभी को पता है, देखो धनावेश और ऋणावेश की मात्रा जल है, चूंकि उदासीन होते तो समान है, लेकिन कितनी होती है इसको अपन अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको जो चीज दे रखी है वो क्या है, m, यानी आपको द्रव्यमान दे रखा है जल का कितना है 250 ग्राम। यहाँ पर अपन इसको ग्राम में काम में ले सकते हैं, कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। अब आप सभी को पता है जो जल होता है इसका अणुसूत्र होता है H2O और इसका जो आणविक भार होता है वो होता है 18। अब ये 18 कैसे आएगा आप सभी जानते हो। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का एक होता है, तो 2 हो गए ना, 16 + 1 + 1 यानी 18। आपको नोट्स के अंदर मैं इसको और अच्छी डिटेल से लिख के एक्सप्लेन करके प्रोवाइड कराऊंगा, आराम से आप नोट्स डाउनलोड करना, वहां से भी आप इसको पढ़ सकते हो। अब देखो जो जल का अणु है इसका आणविक द्रव्यमान आ गया 18। आणविक द्रव्यमान को अपन दर्शाते हैं कैपिटल M से, ध्यान रखना, आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ भी चुके हो 11th क्लास के अंदर, और यहाँ पर अपन इसका छोटा सा अनुप्रयोग कर रहे हैं। अब देखो आप सभी को पता है अणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं। देखो अपन को यदि पता होगा ना कि 250 ग्राम जल के अंदर कुल अणु कितने हैं तो अपन बड़ी आराम से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अणुओं की संख्या अपन निकालते हैं और आप सभी को पता है अणुओं की संख्या को अपन दर्शाते हैं कैपिटल N से। अणुओं की संख्या क्या होती है, जो भी आपका ये होता है ना पदार्थ है उसका द्रव्यमान बट्टा उसका आणविक द्रव्यमान, यानी पदार्थ के द्रव्यमान में उसके आणविक द्रव्यमान का भाग देकर उसको अवोगाद्रो संख्या, आपने ये भी 11th क्लास के अंदर पढ़ रखा है केमिस्ट्री के अंदर, अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है सबको पता भी होना चाहिए, 6.023 × 10⁻23 ये होता है आपके अवोगाद्रो संख्या का मान, मात्रक नहीं होता इसका कुछ भी। देखो घबराने की जरूरत नहीं, आप लोग कोई सोच रहे होंगे इतनी बड़ी संख्या कैसे याद रखें, अरे सब कुछ याद रहेगी। जिस दिन आपने अपने दिमाग के अंदर ये ठान लिया ना कि यार ये फिजिक्स तो बहुत हार्ड है, मेरे से नहीं होगी, उस दिन से आपको ये हार्ड लगेगी। जब तक आप ये मान के चलोगे ना फिजिक्स बहुत आसान है, उस दिन से सच में आपको बहुत आसान लगेगी। मुझे भी लगती है, मैं भी आप ही की तरह था पहले। अब देखो आगे चलते हैं इसमें। अणु की संख्या अपन को निकालनी है। M की वैल्यू आप सभी को दे रही है कितनी 250 बट्टा M की वैल्यू कितनी है अभी भी अपन ने देखी 18 इंटू अवोगाद्रो संख्या 6.023 इंटू 10⁻23। एक बार आप इसको इतना छोड़ दो क्योंकि अपन इसको आगे सीधा काम में ले लेंगे, आपको 2 बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब देखो अपन से इसने आवेश का मान पूछा है। आप सबको पता है जो आपका जल का अणु होता है इसके अंदर एक तो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के परमाणु के अंदर 8 नंबर पे आता है, तो इसके अंदर 8 ही प्रोटॉन होंगे और 8 ही क्या होंगे इलेक्ट्रॉन, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 8, प्रोटॉन भी कितने हैं 8। हाइड्रोजन की मैं बात करूं तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 1 होता है, यानी इसके अंदर एक ही तो प्रोटॉन है, एक इसके अंदर क्या है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन भी 1 है और इलेक्ट्रॉन भी 1 है, और ऐसे हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, तो यानी ये हो गए दोनों 2-2। अब देखो 8 यहाँ पे आपके प्रोटॉन है और 1 और 1 यानी 2 हाइड्रोजन है ना, तो 2 के 2 हो गए, तो टोटल 10 प्रोटॉन हो गए और 10 ही क्या हो गए इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी आपसे जो पूछा ना धनावेश और ऋणावेश की मात्रा कितनी, तो धनावेश के रूप में कौन यहाँ पर प्रोटॉन होंगे और ऋणावेश के रूप में कौन होंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप चाहे इलेक्ट्रॉन को लेकर निकाल लो चाहे प्रोटॉन यानी धनावेश को लेकर परिकलित कर लो, एक ही बात है, दोनों बराबर आएंगे। हम मान लो यहाँ पे धनावेश को लेकर बात करते हैं, ठीक है। अब देखो 8 प्रोटॉन इसमें है और 2 प्रोटॉन इन दोनों हाइड्रोजन में मिला के होंगे, तो टोटल कितने होंगे 10 प्रोटॉन हो गए। अब 10 प्रोटोनों पर आवेश का मान अपन सबको पता है, या 10 इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान हम सबको पता है। कैसे देखो कितने इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम, आप सबको मैंने बताया था। उसको जैसे मैं 10 से गुणा कर दूंगा तो क्या मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉनों पर आवेश नहीं आ जाएगा क्या। और आप सभी को पता है प्रोटॉन पर भी सेम ही आवेश होता है, तो चाहे फिर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिखूँ चाहे फिर मैं यहाँ पे प्रोटॉन लिखूँ, जो 10 इलेक्ट्रॉन या 10 प्रोटॉन का आवेश आएगा ना वो एक ही जितना आएगा, यानी समान आएगा। तो प्रोटॉन के लिए भी यहाँ पर 10e का यूज करूंगा एक अणु के लिए। लेकिन कुल अणु की संख्या कितनी है, कुल अणु तो यहाँ पर n है हमारे पास। अब इन कुल अणुओं का आवेश कितना होगा, देखो 10 जो आपका एक अणु है ना, एक अणु का आवेश तो है इतना 10e के बराबर, और 10 अणुओं का आवेश 10 का आएगा आपके n अणुओं का आवेश आपको निकालना है। तो बहुत ही आसान है, इसको आप क्या करोगे इस n से गुणा कर दोगे और आपके पास जो धनावेश है ना जिसको आप q से दर्शा सकते हो, तो आप कहोगे कि 250 ग्राम जल के अंदर जो धनावेश होगा उसका मान कितना होगा 10e, यानी ये तो है जल के एक अणु पर आवेश का मान गुणा कुल अणु कितने हैं n है हमारे पास, यानी मैं इसको n से कर दूंगा गुणा। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। q = 10e की वैल्यू कितनी 1.6 × 10⁻⁻19 और इंटू n की वैल्यू कितनी, ये देखो मैं सारी यहाँ पे लिख रहा हूँ 250/18 गुणा 6.023 × 10⁻23। अब देखो बहुत ही आसान है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करना भी देखो सिंपल सा होगा।
मुझे तो इतनी गणित आती नहीं और आप सारे जने जानते हो, मुझे तो देखो सीधा सीधा इसका मान अब इतने दिन हो गए तो याद हो चुका। कितना होता है इसका मान, यहाँ पर आएगा 1.337 इंटू 10⁻7 कूलाम। ये आ गया आपके पास 250 ग्राम जल के अंदर जो धनावेश है उसका मान। मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि धनावेश और ऋणावेश दोनों बराबर होते हैं जल के अणु की, क्योंकि ये क्या होता है, उदासीन होता है। तो जितना धनावेश होगा उतना का उतना ही क्या होगा, ऋणावेश होगा। वहां पर बस आगे एक माइनस का सिंबल साइन और लग जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि न्यूमेरिकल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यही क्या, सारे के सारे न्यूमेरिकल जो वो जरूर आपको समझ में आएंगे, बशर्ते आप फिजिक्स को फिजिक्स के नज़रिए से पढ़ें। इन सारे के सारे न्यूमेरिकल्स के देखो जो आपको नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ के अंदर अवेलेबल हो जाते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और जो ये चिंता कर रहे हैं कि मैं यूनिट वाइज पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो चिंता छोड़ दें, वो चिंता मेरी है। बिल्कुल आपको मैं आपके बुक के पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहा हूँ और आपके लिए जो बेनिफिशियल हो वही चीज़ मैं यहाँ पर आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है अच्छी लग रही होगी। अगर ऐसा है तो इसको ज़रूर आप अपनी पूरी क्लास और अपना जितना भी सर्कल जिसके अंदर क्लास 12 के बच्चों को आप कवर कर सके उनको आप कवर करवाइए। और बहुत ही जल्दी मैं चाहता हूँ कि हम जो है अपना पूरा जो परिवार है बहुत बड़ा हो जाए। ठीक है, इसी के साथ लेता हूँ अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली वीडियो होगी हमारी, कूलाम का नियम अपन पढ़ेंगे। इस चैप्टर की जान है कूलाम का नियम, तो उम्मीद करता हूँ कि कूलाम के नियम के लिए आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर होकर आएंगे, जिसके अंदर हम कूलाम का नियम पढ़ेंगे, फिर उसका सदिश निरूपण भी पढ़ेंगे। कूलाम का नियम कब लागू होता है कब नहीं होता, वो कूलाम के नियमों की बहुत ही शानदार जो अच्छी अच्छी विशेषताएं हैं वो मैं आपके लिए नोट्स के अंदर बहुत ही बढ़िया फॉर्मेट के अंदर तैयार करके लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ अगली जो वीडियो की उसके अंदर आप लोग बड़ी तादाद के अंदर मेरे साथ जुड़ेंगे। लेता हूँ अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक ले रखना अपना ध्यान। जय हिंद, वंदे मातरम।